अगर आपके एग्ज़ाम में आज का दिन ही बचा है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है। क्लास स्टार्ट करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें सुन लो कि ये एग्ज़ाम जो है ये 1.5 घंटे का होने वाला है और ये टोटल 35 मार्क्स का होगा और आपको पास होने के लिए सिर्फ 14 मार्क्स लाने हैं। इस क्लास में हम BLI 224 में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो ये क्लास आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं। बेसिकली एनालॉग सिग्नल एक ऐसे सिग्नल होते हैं जो बिना रुके चलते हैं, वो कंटिन्यूस चलते ही रहते हैं। लेकिन जो डिजिटल सिग्नल जो होते हैं वो 0 और 1 पर चलते हैं। ये बेसिकली डेटा ट्रांजिशन के लिए, जो डेटा संचार के लिए उपयोग किया जाता है। तो हम एग्ज़ाम के रिलेटेड मेन बात करेंगे कि इसमें जो डेटा जो है, तो एनालॉग सिग्नल जो हैं वो सतत रूप से चलते हैं, बिना रुके चलते हैं। जैसे पानी की तरंगे, आपकी आवाज़ की जो स्पीड है, ध्वनि है, या फिर रेडियो की तरंगे हैं। इसमें एक मेन प्रॉब्लम है कि इसका जो विरूपण हो जाता है। जब आपने किसी पानी में पत्थर फेंका तो ये लहर जो है वो लहर धीरे धीरे बढ़ती है और फिर ओझल हो जाती है। ठीक है, इसका विरूपण हो जाता है और ये बिना रुके सतत चल रही है और आगे जाने के बाद ये जो है कमज़ोर होती जाती हैं और अंत में ये समाप्त हो जाती हैं। जो एनालॉग सिग्नल होते हैं इसकी सटीक कॉपी, इसकी कॉपी नहीं बनाई जा सकती। ये जहाँ एक बार ख़त्म हो गई वहाँ से इन्हें आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। इसका एक एग्जाम्पल है आपकी आवाज़। जब आप कहीं खुले में ज़ोर से बोलो तो आपकी आवाज़ कहीं एक फिक्स दूरी तक जाती है, उसके बाद ये रुक जाती है। दूसरा जो सिग्नल होता है वो होता है डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल जो है वो 0 और 1 में काम करता है। ये बाइनरी वर्ड्स है 0 और 1, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज में होता है। ठीक है, इनका रीजनरेशन किया जा सकता है। जैसे मान लो ये यहाँ से यहाँ चली, इनको यहाँ से आगे के लिए जनरेट किया जा सकता है। ये जनरेट होती जाती हैं आगे आगे, जनरेशन ईजी होता है। और डेटा जो है, इसमें जो डेटा होता है वो बिना किसी नुकसान के बार बार बनाया जा सकता है और लाखों बार इसकी कॉपी की जा सकती है ओरिजिनल जैसी। इसमें एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जो कंप्यूटर फाइल्स होती हैं वो किसी भी कोने में भेजो दुनिया की, वो वही रूप में जाएगी। अभी हम अगले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। ये प्रश्न है कि डेटा कम्युनिकेशन मॉडल्स, जो पहला मॉडल है वो मॉडल है असिंक्रोनस। इसका अर्थ है कि अतुल्यकालिक, जिसमें जो डेटा जो है वो सिंगल कैरेक्टर में भेजा जाता है, एक सिंगल कैरेक्टर में भेजा जाता है और हर एक सिग्नल से पहले एक स्टार्टिंग बिट और एंडिंग में एक स्टॉपिंग बिट लगी होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसमें डेटा काफ़ी धीमी गति से भेजा जाता है। उदाहरण के लिए आप कीबोर्ड की टाइपिंग देख सकते हैं। कीबोर्ड में एक सिंगल कैरेक्टर ही दबा सकते हैं और पहला कैरेक्टर दबाने से लगाकर दूसरे कैरेक्टर को दबाने के बीच में एक सिंगल गैप लेना ज़रूरी है और ये स्पीड काफ़ी धीरे होती है। सेकंड जो है, जिसे हम सिंक्रोनस कहते हैं, तुल्यकालिक कहते हैं, इसके अंदर जो है वो डेटा जो है एक बड़े ब्लॉक के रूप में भेजा जाता है। इसे हैंडसेंग सिग्नल भी कहते हैं। इसमें भी जो है स्टार्टिंग और स्टॉपिंग बिट्स लगी होती हैं और इसकी स्पीड जो होती है वो बहुत ही तेज होती है। डेटा कम्युनिकेशन का जो तीसरा प्रकार है उसे कहा जाता है समकालिक। ये जो दोनों का संयोजन है, तुल्यकालिक और अतुल्यकालिक जो कम्युनिकेशन मॉडल है उनका जो संयोजन है, इसमें भी डेटा के आगे स्टार्टिंग बिट और अंत में स्टॉपिंग बिट होती है, लेकिन इनके बीच में समय जो होता है वो एक निश्चित अंतराल में होता है। जो दूसरा पॉइंट है वो मैसेज सिंक्रोनाइजेशन, संदेश तुल्यकालन। इसके भी दो प्रकार हैं। पहला जो है वो सिंक्रोनस मैसेजिंग, तुल्यकालिक मैसेजिंग। इसमें मान लो कोई दो लोग ए और बी बात कर रहे हैं। ए और बी जैसे सेंडर और रिसीवर, जो सूचना भेजने वाला और प्राप्तकर्ता, दोनों को ऑनलाइन रहना ज़रूरी है और एक ही समय पर एक आदमी ही एक मैसेज भेज सकता है, दूसरे को इंतज़ार करना पड़ता है। लेकिन जब दूसरा भेजता है तब पहले वाले को इंतज़ार करना पड़ता है। आप टेलीफोन की कॉल को इसका एग्जांपल समझ सकते हैं। टेलीफोन कॉल में जैसे एक आदमी कैसे बात करता है कि उसी प्रकार इसे सिंक्रोनस मैसेजिंग या तुल्यकालिक मैसेजिंग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा जो प्रकार है वो है अतुल्यकालिक मैसेजिंग या असिंक्रोनस मैसेजिंग। इसमें क्या होता है कि मान लो सेंडर ने मैसेज भेज दिया, भेजने वाले ने कोई मैसेज भेज दिया, वो मैसेज जो है वो अभी रुका है, वो बीच में रुका है। वो मैसेज अभी जो रिसीवर है वो ऑफलाइन है, वो ऑनलाइन नहीं है। तो जब तक वो ऑनलाइन नहीं आ जाता तब तक जो है वो डेटा जो है वो वेट करेगा। यहाँ से स्टार्टिंग बिट लग गई, यहाँ स्टॉपिंग बिट है, अभी यहाँ वेटिंग हो रही है।
जैसे ये ऑनलाइन आएगा ये डेटा उसे मिल जाएगा। एग्जाम्पल में हम ईमेल डिलीवरी देख सकते हैं, जब हम ईमेल भेजते हैं तो सेम ऐसा ही होता है। अब अगला जो प्रश्न है वो है कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स होते क्या हैं? बेसिकली कंप्यूटर नेटवर्क्स वो होता है जैसे मान लो कई सारे कंप्यूटर्स जो हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं और इन कंप्यूटर्स के बीच में सूचनाओं का या फिर संसाधनों का जो साझा जो कम्युनिकेशन होता है एक दूसरे के बीच में, तो जो वायरलेस या केबल के साथ किसी भी प्रकार में हो सकता है। तो ये जो सिस्टम है यही नेटवर्क कहलाता है। बहुत सारे कंप्यूटर्स का ये नेटवर्क कहलाता है। जो कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ गुण होते हैं, इन गुणों की हम बात करें तो पहला जो गुण है वो है शेयरिंग का, साझाकरण का। अर्थात जब कई सारे कंप्यूटर्स आपस में जुड़े हुए हैं तो डेटा जो है वो एक दूसरे में शेयर किया जा सकता है। मान लो कि कोई ऑफिस है, कोई ऑफिस में कई सारे कंप्यूटर्स एक ही प्रिंटर से जुड़े हुए हैं, तो सारे कंप्यूटर्स अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंटर तक भेज सकते हैं। तो बिना किसी फिजिकल लोकेशन के, मतलब बिना किसी फिजिकल लोकेशन के गैप से ये डेटा शेयर करना ईजी हो जाता है। जो सेकंड जो गुण है इसका वो है रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता। मतलब जो डेटा जो है, अगर मान लो कि इस लूप में कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए, मान लो कई सारे कंप्यूटर जुड़े हुए, मान लो 1 2 3 ये कंप्यूटर जुड़े हुए, अगर मान लो कोई एक फेल भी हो जाता है, एक मान लो फेल भी हो जाता है, तब भी डेटा जो है वो बचा रहेगा। उसे डेटा की रिकवरी दूसरे कंप्यूटर से की जा सकती है। तीसरा जो गुण है वो है प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता। मतलब एक ही काम पर मान लो कोई एक्स काम है, उस काम के लिए कई सारे कंप्यूटर्स पर एक टीम के साथ उस काम पर काम किया जा सकता है। सेम डेटा पर कई सारे लोग प्रोसेस कर सकते हैं उस डेटा को। अब हम बात करेंगे नेटवर्क्स के क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के बारे में कि कौन कौन से नेटवर्क्स होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम साइज़ के हिसाब से बात करें, मतलब कौन सा नेटवर्क कितना एरिया घेरता है। तो साइज़ के हिसाब से हम अगर बात करें तो साइज़ में पहला जो है वो है लेन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये जो नॉर्मली एक किसी घर में, किसी कैंपस में, बिल्डिंग में छोटी जगह के लिए यूज़ किया जाता है। और दूसरा है वेन, वाइल्ड एरिया नेटवर्क। ये बेसिकली इससे थोड़े बड़े जगह के लिए, एक बड़ी जगह के लिए वाइल्ड एरिया नेटवर्क का यूज़ किया जाता है। दूसरा क्लासिफिकेशन कनेक्शन के बेस पर, कनेक्शन के बेस पर जैसे कुछ जो नेटवर्क्स होते हैं वो वायर्ड होते हैं, जैसे मान लो कोई कोएक्सियल केबल से, कोई ऑप्टिकल फाइबर से। और जो वायरलेस जो होते हैं वो बिना वायर के काम आते हैं, उनमें है ब्लूटूथ है, वाईफाई हैं आदि। अब जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है नेटवर्क टोपोलॉजी, जो एग्जामिनर हर बार पूछता है। इसमें सबसे पहले नंबर पर है स्टार टोपोलॉजी। आप जो है सौर मंडल के बारे में जानते ही होंगे, जहाँ पर जो सूर्य जो है, सूर्य के चारों ओर सारे ग्रह जो हैं वो उससे कनेक्टेड हैं, उसकी ग्रेविटी से कनेक्टेड है, उसकी गुरुत्वाकर्षण से कनेक्टेड है। सेम उसी प्रकार स्टार टोपोलॉजी में एक मेन हब होता है। ये मान लो मेन हब हो गया, और सारे जो कंप्यूटर है, मान लो ABCD, ये सारे कंप्यूटर हैं, ये इस मेन हब से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, इसका एक लाभ है कि इसे इंस्टॉल करना, मतलब चलाना बहुत ही आसान है। लेकिन इसकी एक कमी भी है कि अगर मान लो ये मेन हब, ये सरकार सूर्य साहब जो हैं, ये खराब हो जाए तो ये सारा सिस्टम फेल हो जाता है। दूसरी जो नेटवर्क टोपोलॉजी है उसे बस नेटवर्क टोपोलॉजी कहा जाता है। बस नेटवर्क टोपोलॉजी में एक जो मुख्य केबल होती है, मेन केबल होती है, और बाकी जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं वो इस मेन केबल से कनेक्टेड होते हैं। आप इसमें एक बस का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे बस में यहाँ से आप चढ़े और ये रो होती हैं, तो सीट पर जाने के लिए आपको यहाँ से इस रो में जाना होता है, और बाकी जो सीटें हैं वो यहाँ पर ऐसे यहाँ बनी होती हैं। तो आपको इस सीटों पर बैठने के लिए इस मेन रो से जाना पड़ेगा, मुख्य केबल से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर मानो किसी दिन इतनी भीड़ चढ़ जाती है कि बहुत सारे भीड़ आ जाती है, तब मुझे बताओ कि इस सीट पर बैठने के लिए आप कैसे बैठोगे? नहीं बैठ पाओगे। इस एग्जाम्पल से हम बस टोपोलॉजी को समझते हैं। पहले तो हम ये देख लेंगे कि इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें लो केबल कॉस्ट, इसकी केबल कॉस्ट बहुत ही कम होती है, क्योंकि एक मेन केबल बिछानी है, उससे कनेक्ट करते जाना है, तो ज़्यादा केबल का खर्चा आएगा ही नहीं। लेकिन इसकी एक कमी है कि अगर मान लो किसी दिन हाई ट्रैफिक आ गया, तब जो ये बैकबोन है, ये मुख्य केबल है, वो तो फेल हो जाएगी, तो इससे नेटवर्क क्रैश हो जाएगा। तीसरा जो प्रकार है वो है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में मान लो कि कोई 4 कंप्यूटर हैं, कई सारे कंप्यूटर हैं, वो आपस में एक रिंग की तरह एक कनेक्टेड हैं। और इस रिंग टोपोलॉजी का एक फ़ायदा है कि इसमें जो ऑर्डरली ट्रांसमिशन,
मतलब सूचना जो है वो एक सेम ऑर्डर से एक दूसरे में जाती हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है कि अगर मान लो मुझे ये लूप तोड़ना है, ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, अगर मान लो ये कंप्यूटर ख़राब हो गया, अगर मैं ये लूप तोड़ देता हूँ तो सारा सिस्टम ही क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या था कि जो ट्रांसमिशन जो है वो ऑर्डरली होता है। इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये निकल के आया कि अगर मान लो कोई ख़राब हो जाता है बीच में कंप्यूटर तो सारा सिस्टम फेल हो जाएगा। अगली जो टोपोलॉजी है वो थोड़ी सी एडवांस है, उन्नत किस्म की है। उसमें आती हैं एक ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है कि एक ट्री मतलब एक पेड़ की तरह, जैसे मान लो एक पेड़ है, उस पेड़ की तरह होता है जिसमें एक तो रूट नोड, ये इसकी जड़ है। ठीक है, तो ये तो रूट हो गई। इसके अलावा ये जो है इसका तना जो है वो सेकेंडरी हो गया। और ये जो मान लो एक एक टहनियाँ, एक एक डाली या फिर एक एक फूल, आप कुछ भी कहें, वो इसके जो लीफ नोड है। ठीक है, ये सारा जो है वो पदानुक्रमित है, पहले जड़, फिर तना, फिर पत्तियाँ। इसका मतलब पहला रूट नोड, फिर सेकेंडरी हब, उसके बाद लीफ नोड, एक पदानुक्रमित तरीके से है। इसमें जो रूट नोड है वो पहला मेन नोड है, और जो ये लीफ नोड जो है, ये जो अंतिम कंप्यूटर है, ये लास्ट कंप्यूटर है। ये लीफ नोड जो है ये लास्ट कंप्यूटर है। अब इसका एक फ़ायदा तो ये हो गया कि इसका जो विन्यास है वो ईजी है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बहुत ईजी है, विन्यास बहुत ही आसान है। लेकिन इसकी एक कमी है कि अगर मान लो कभी ये सेकेंडरी केबल फ्लॉप हो जाए, अगर ये मान लो सेकेंडरी केबल फ्लॉप हो जाए तो इससे ये लीफ नोड तो कई काम के नहीं रह गए। तो ये इसकी एक नकारात्मक पॉइंट है। इसके अलावा इसका एक और नकारात्मक बिंदु है कि इसमें कई सारे केबल्स की आवश्यकता होती है। दूसरा एडवांस टोपोलॉजी है वो है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है कि सारे जो कंप्यूटर्स जो होते हैं इसके साथ जो कनेक्टेड होते हैं वो सारे नोड होते हैं, वो मेन नोड की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे, ये इससे, ये इससे। तो बाई चांस अगर मान लो ये अगर ख़राब हो जाता है तो डेटा तो वैसे भी रहा, तो ये जो नेटवर्क है ये टूटेगा नहीं, ये क्रैश नहीं होगा। तो ये इसका एक बड़ा फ़ायदा है। लेकिन इसमें एक कमी है कि देखो कितनी सारी केबल्स की आवश्यकता हो रही है। इस मेश टोपोलॉजी में बहुत सारी केबल की आवश्यकता होगी, इससे कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन ये कॉस्ट आएगी तो आएगी, केबल भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन ये बहुत ही रिलायबल है, सिक्योर है और मज़बूत है। और इसमें ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम नहीं, कितना भी ट्रैफिक आए, यहाँ ट्रैफिक ज़्यादा आया, इस ट्रैफिक को यहाँ बाईपास कर दिया। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है एडवांस टोपोलॉजी में। अगली जो है वो है हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड से आप नाम से ही समझ पा रहे हैं कि एक ब्रीड तो है नहीं, कई सारी ब्रीड है इसमें। मतलब कि अगर मान लो एक मेन बस केबल है, मुख्य केबल है, बस केबल है, बस के साथ स्टार को जोड़ा तो ये क्या हो गया? हाइब्रिड हो गया। बस के साथ अगर मैंने रिंग को जोड़ दिया तो ये क्या हुआ? बस रिंग टोपोलॉजी, ये हो गया स्टार बस टोपोलॉजी। तो ये इसे ही कहा जाता है हाइब्रिड टोपोलॉजी, जहाँ पर दो, एक से अधिक जो है, मतलब दो टोपोलॉजीज़ का या दो से अधिक टोपोलॉजीज़ का साथ में यूज़ किया जाता है। इसमें कुछ डिवाइसेस यूज ली जाती हैं, जैसे मान लो ब्रिज। ब्रिज का अर्थ है कि अलग अलग प्रोटोकॉल वाले नेटवर्क को जोड़ने वाला उपकरण। भाई अलग अलग प्रोटोकॉल को जोड़ना है तो एक ब्रिज तो होना ही चाहिए। रिपीटर ये है कि अगर मान लो सिग्नल को लंबी दूरी तक ट्रांसमिट करना है तो इसे सिग्नल को कमज़ोर होने से बचाने के लिए बीच में जो है वो रिपीटर जोड़ना पड़ता है। हाइब्रिड टोपोलॉजी का एक बेस्ट एग्जांपल जो है वो हमारे कैंपस में देखने को मिलता है। हमारे यूनिवर्सिटी कैंपस में देखे तो हर जो डिपार्टमेंट है वो स्टार नेटवर्क से कनेक्टेड है, और बाकी पूरा जो कैंपस है वो एक मुख्य बस, मेन बस केबल से जुड़ा हुआ है। अब हम टोपोलॉजीज़ को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले हमने टोपोलॉजी बात की थी वो थी स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में हमने बात किया था कि हम सूर्य का उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, स्टार टोपोलॉजी में एक जो मेन हब होता है और उससे बाकी कनेक्टेड होते हैं, उससे बाकी जो हैं वो कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं, इसे कहा जाता है स्टार टोपोलॉजी। इसमें हमने बात की थी कि अगर मान लो जो मुख्य हब ही खराब हो जाए तो सारा जो सिस्टम है वो क्रैश कर जाता है। दूसरी हमने बात की थी बस टोपोलॉजी की। बस में क्या होता है कि ये एक मेन केबल होती है, मुख्य केबल होती है, और बाकी जो है इससे कनेक्टेड होते हैं, बाकी कंप्यूटर इसमें कनेक्टेड होते हैं। मान लो ऐसे कनेक्टेड है कोई कंप्यूटर, तो हमने बात की थी कि इसमें केबल्स का खर्चा कम आता है, लेकिन अगर ये मेन केबल ही ख़राब हो जाए तो फिर सारा सिस्टम वापस क्रैश। तीसरी हमने बात की थी रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी में कई सारे कंप्यूटर्स एक रिंग के फॉर्म में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और डेटा जो है वो ऐसे ही एक दूसरे में स्थानांतरित होता रहता है। लेकिन अगर हम मान लो कि इसमें एक कंप्यूटर या एक डिवाइस ख़राब हो जाए, ठीक है, तो इससे भी सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। उसके बाद हमने बात की थी
ट्री टोपोलॉजी में हमने पढ़ा था कि सबसे ऊपर जो होता है वो होता है रूट नोड, उसके बाद होता है सेकेंडरी नोड, उसके बाद होता है लीफ नोड। जो रूट नोड होता है वो मेन नोड होता है। सेकेंडरी नोड्स क्या होते हैं? जो लीफ नोड को जोड़े रखता है। इसमें हमने ये भी देखा था कि अगर सेकेंडरी नोड जो है वो खराब हो जाए तो सारा सिस्टम क्रैश हो जाता है। फिर लास्ट में हमने देखा था कि मेश टोपोलॉजी के बारे में पढ़ा था। मेश टोपोलॉजी में सबसे ज़्यादा तो केबल चाहिए होती थी, क्योंकि हमने देखा था कि ABCD करके 4 कंप्यूटर जुड़े थे। फिर ये कंप्यूटर्स ऐसे 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 कई तरीके से, ये इससे जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे, मतलब केबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड थी। इसमें कई सारी केबल्स ज़रूरी थी, कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, लेकिन बात ये अच्छी थी कि ये रिलायबल थी। इसमें अगर मान लो कोई एक क्रैश कर जाता तो दूसरा उसे बचा कर रखता और सारा सिस्टम बना रहता। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन है OSI का रेफरेंस मॉडल या फिर OSI की रेफरेंस लेयर्स। OSI मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। मेनली आपको ये सारी लेयर्स जो हैं वो पढ़नी है। या टोटल 7 लेयर्स हैं। इसमें पहली लेयर जो है वो है फिजिकल लेयर, दूसरी डेटा लिंक, तीसरी नेटवर्क, चौथी ट्रांसपोर्ट, पांचवी सेशन, छठी प्रेजेंटेशन और सातवीं एप्लीकेशन। आप इसे एक शॉर्ट ट्रिक, आपको शायद याद हो या ना हो, लेकिन मुझे इसी से याद थी, PDNT SPA, फिजिकल, डेटा लिंक, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट और सेशन, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। आप इस ट्रिक से इसे याद कर सकते हैं और एग्जाम में ये मेनली बार बार पूछा जाता है। इसमें जो पहली लेयर है वो है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर मतलब वो परत जो असली तार, केबल या सिग्नल से डील करती है। सोचो कि आप जब आप मैसेज भेजते हो तो वो मैसेज आखिर कैसे भेजा जाता है? वो 0 या 1 बन जाता है और वो 0 1 को इलेक्ट्रिक सिग्नल में और फिर आगे लाइट सिग्नल रेडियो वेव्स में बदलकर आगे भेजता रहता है। यही फिजिकल लेयर का काम है। अगली लेयर जो है वो है डेटा लिंक। मान लो फिजिकल लेयर ने कोई सिग्नल भेजा, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि डेटा सही पहुंचा या नहीं पहुंचा? तो इसका जो काम है वो यही डेटा लिंक लेयर करती हैं। ये जो नॉर्मली दो डायरेक्टली जुड़े डिवाइसेस के बीच में एक रिलायबल कम्युनिकेशन बनाती हैं, सुनिश्चित करती हैं। लेकिन ये डाटा लेयर तो सिर्फ डिवाइसेस को कनेक्ट करती थी, लेकिन अगर मान लो एक मैसेज को दिल्ली से मुंबई भेजना है या फिर इंडिया से अमेरिका भेजना है, इसके लिए हमें नेटवर्क लेयर की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये नेटवर्क लेयर जो है ये रास्ता ढूंढती हैं कि किस रास्ते से उस मैसेज को पहुंचाना है। अगली लेयर जो है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। इस लेयर का काम होता है कि जैसे ही नेटवर्क लेयर ने इस इंफॉर्मेशन को मान लो इंडिया से अमेरिका भेज दिया या फिर अमेरिका से इंडिया भेज दिया, लेकिन अब यहाँ भेज तो दिया, लेकिन अब उस डिवाइस तक, उस डिवाइस की एप्लीकेशन तक कौन ले जाएगा? जैसे आप तो व्हाट्सअप भी चला रहे हैं, इंस्टा भी चला रहे हैं, ब्राउज़र भी चला रहे हैं, यूट्यूब भी चला रहे हैं, लेकिन अगर मान लो अचानक आप यूट्यूब चला रहे हैं और अचानक आपके पास वीडियो कॉल आ जाता है, तो ये इसी का ही तो एग्जाम्पल है। ये ट्रांसपोर्ट लेयर जो है वो आपके मैसेज को आपके एप्लीकेशन तक भेजती है। अगली लेयर का नाम है वो है सेशन लेयर। जैसे ही आपकी इंफॉर्मेशन उस एप्लीकेशन तक आई और मान लो वीडियो कॉल स्टार्ट थी, कॉल आई, अब वो कॉल आने के बाद एक भेजने वाले के पास और पहुंचने वाले के पास एक बैठक स्टार्ट होती है। अब वो बैठक कब बंद होगी, कब टूटेगी, ये जो है वो सेशन लेयर जो है तय करती है। मान लो कि आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, आपका नेटवर्क जो है चला जाता है, तो जैसे ही आप वापस नेटवर्क चालू करते हैं, डेटा चालू करते हैं, तो वहीं से जो है आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट होती है लैग करने के बाद, मतलब वापस आपकी वीडियो कॉल कनेक्ट होती है बिना कटे। तो ये जो है वो कितने सेशन तक उस कॉल को रोके रखना है, कब तक चलना है, ये जो है सेशन लेयर तय करती है। लेयर जो है वो है प्रेजेंटेशन लेयर। इसमें क्या होता है कि जो आपने जो मैसेज भेजा है या फिर आपने जो इन्फॉर्मेशन भेजी है वो अपना रूप बदलती हैं और मतलब अपना रूप बदलने के बाद जैसी थी वो वैसे ही हो जाती हैं। जैसे मान लो आपने व्हाट्सएप पर किसी को फ़ोटो भेजी, तो व्हाट्सएप पर जो भेजी गई फ़ोटो पहले कंप्रेस हुई होगी, फिर इनक्रप्ट हुई होगी, फिर उसके डिवाइस तक प्रेजेंटेशन लेयर के द्वारा भेजी गई होगी और उसे वो फ़ोटो वापस दिख गई। और लास्ट लेयर जो है वो है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर जिसे वो लेयर है जिसे आप सीधी तौर पर देखते हैं जब आप अपना ब्राउज़र खोलते हैं या फिर ईमेल भेजते हैं या फिर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, तो ये सब काम जो है वो एप्लीकेशन लेयर करती हैं। अब हम इस OSI लेयर का जो TCP/IP आर्किटेक्चर की 5 लेयरों में इनको कन्वर्ट करते हैं। जो पहली जो 2 लेयर थी, फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर, ये इसकी नेटवर्क एक्सेस और फिजिकल लेयर में, जैसे मान लो जो तार की केबल है, मैक एड्रेस है, स्विचिंग टेक्निक है, ये जो है इसकी पहली जो लेयर कहलाती हैं। इसके अलावा जो इसकी दूसरी लेयर, इसकी जो नेटवर्क लेयर है, वो इसकी TCP/IP आर्किटेक्चर में इसकी दूसरी लेयर है। इसे इंटरनेट या फिर नेटवर्क लेयर भी कहा जाता है। जैसे मान लो
कोई आईपी एड्रेस पर डेटा सही रास्ते पर भेजना है। अगली जो 2 लेयर है ट्रांसपोर्ट और सेशन, ये जो है टीसीपी आईपी आर्किटेक्चर से कैसे कनेक्टेड है। इसकी जो तीसरी लेयर जो हमने बात की, पहली, दूसरी और ये तीसरी, इस लेयर में क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट होता है। जैसे मान लो टीसीपी जो इसको रिलायबल बनाती हैं, यूडीपी इसको फास्ट डिलीवरी करती हैं, तो संदेश की विश्वसनीयता और डिलीवरी को तेज कर देती हैं। अगली जो 2 लेयर हैं वो प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन, वो इसकी लेयर में, इसकी जो चौथी लेयर में, जो एप्लीकेशन लेयर में जो है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और एचटीटीपी का जो है, मतलब ये इसका यूज़ लेकर ये एप्लीकेशन जो हमें जो देखना है, जो हमें रियल में जो इंटरफेस दिखाई देगा, वो यह काम करती हैं। अब हम अगले इम्पोर्टेंट प्रश्न की बात करेंगे। वो प्रश्न है डीबीएमएस। डीबीएमएस का मतलब होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके बारे में हम बात करने से पहले ये देख लेते हैं कि पहले जब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं आया था, उससे पहले जो है नॉर्मली एक ही सेम फाइल, एक कोई सेम पीडीएफ हो या फाइल हो, वो कई सारे सोर्सेज में पड़ी रहती थी। इससे क्या होता था कि कई सारी डुप्लीकेट फाइल बन जाती थी सिस्टम में एक ही, और स्टोरेज भी बहुत खाती थी। लेकिन जब डीबीएमएस आया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आया, तो जो सारा डेटा जो था वो एक सेंट्रल हब में, सेंट्रल रिपोजिटरी में कन्वर्ट हो गया। सारा डेटा एक जगह कलेक्ट हो गया, जिसे हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहा। और इससे डेटा जो है अधिक स्थिर रहने लगा, क्योंकि एक ही जगह सारा डेटा इकट्ठा होने लगा। अब जो डेटा की सुरक्षा और भी आसान हो गई, हमें एक ही जगह पर सारा डेटा सुरक्षित रखना बहुत ही आसान हो गया।